जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं 2016 में आई एक डॉक्यूमेंट्री द कर्मा किलिंग्स के बारे में। दोस्तों ये निठारी केस की सच्ची घटना पे आधारित है जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो काफी डिस्टर्बिंग होने वाली है, तो अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा। साथ ही हम 5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें जब्बू लाल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। जब्बू खोए हुए बच्चों में से ज्योति नाम की एक लड़की के पिता थे। ज्योति 20 जून 2005 को अचानक गायब हो गई थी और उसके बाद हम एक रिपोर्टर से जान पाते हैं कि हर दिन वहाँ पे एक ना एक बच्चे के गायब होने की खबर आया करती थी। वो सारे बच्चे एक ही एरिया से गायब हो रहे थे, जो कि निठारी एरिया के पास बनी एक टंकी थी। उस इलाके में ज्यादातर लोग लोअर फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसमें कोई मजदूरी करता था तो कोई रिक्शा चलाता था या सब्जी बेचा करता था। ज्योति की बड़ी बहन बताती है कि ज्योति उनके परिवार में सबसे छोटी थी और फिर भी वो काफी समझदार थी और घर का सारा काम भी करती थी। उनके माँ बाप लोगों के कपड़े इस्त्री करने का काम किया करते थे। एक दिन ज्योति इस्त्री के लिए कपड़े लेने के लिए गई थी और उसके बाद वो अपनी चुन्नी की एक फॉल लगवाने जाने वाली थी। जब वो घर से बाहर निकली तो उसका कोई अता पता नहीं चला और उसके बाद वो घर वापस कभी नहीं लौटी। ज्योति की बहन ये भी बताती है कि उसकी माँ और वो ज्योति को ढूंढने के लिए कोठी पे भी गए थे और उस कोठी के मालिक ने उन्हें ये कह के वहाँ से भेज दिया कि ज्योति कभी यहाँ पे आई ही नहीं थी। और दोस्तों इसी वक्त ज्योति उसी कोठी में कैद थी और जिंदा भी थी। अब क्योंकि निठारी इलाके से बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे थे तो एसीपी दिनेश यादव ने अपनी टीम को निठारी इलाके में इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा दिया और उस टीम के लीडर बने इंस्पेक्टर विनोद पांडे, जो कि नोएडा पुलिस में थे। उन लोगों ने उस इलाके की मैपिंग की जिससे उन्हें एक कॉमन डिस्टेंस मिला और इसीलिए उन्होंने वहाँ पे एक कांस्टेबल को पहरेदारी के लिए भी लगाया। पर थोड़े ही दिन बाद उन्हें एक और रिपोर्ट मिली कि वहाँ से 2 लड़कियां और गायब हो गई हैं और इससे वो लोग बहुत ही शॉक रह गए, क्योंकि पुलिस के होते हुए वहाँ से ये कैसे हो सकता था। इससे उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा और इन्हें इसकी तहकीकात करनी ही थी। वो सारे बच्चे जो गायब हुए थे उनमें से ज्यादातर लड़कियां थी, यानी कि ये हो सकता था कि कोई ऐसा गैंग है जो कि बच्चों को किडनैप करके किसी और एरिया में भेज रहा हो। इसी वजह से एसीपी दिनेश ने बहुत दिनों तक वहाँ के प्रोस्टिट्यूशन एरिया में अपनी टीम को भेजा, लेकिन वहाँ पर लाई हुई लड़कियों में से एक भी लड़कियां वहाँ की नहीं थी। दूसरी तरफ जब्बू लाल भी अपनी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक पूजा भी करवाई थी और उन्हें पता चला था कि उनकी लड़की मर चुकी है। ये केस 2 साल तक चला और पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल पाया था। फिर एकदम से इस केस में एक चेंज आता है, जहाँ हम नंदालाल को देखते हैं और उनकी भी बड़ी बेटी ऐसे ही गायब हुई थी। नंदालाल बताते हैं कि उनकी बेटी काम के लिए एक रिक्शा से निठारी सेक्टर 31 गई थी, पर जैसे ही वो वहाँ पहुंची वो घर नहीं लौटी और उन्होंने उसका फोन ट्राई किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा था। उसके बाद नंदालाल ने इंस्पेक्टर विनोद पांडे से कांटेक्ट किया, जहां विनोद पांडे बताते हैं कि नंदालाल का कहना था कि उनकी बेटी असल में पंधेर नाम के एक आदमी के घर में जॉब के लिए गई थी। असल में ये वही कोठी थी जहाँ से ज्योति भी गायब हुई थी और ये कोठी महेंद्र सिंह पंधेर नाम के आदमी की थी। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और चंडीगढ़ में अपने बेटे और वाइफ के साथ रहा करता था और जो उसकी सेक्टर 31 की कोठी थी वो सुरेंद्र कोहली नाम का आदमी संभाला करता था और वो पंधेर का नौकर था। अब पायल उस दिन पंधेर की कोठी में ही गई थी, तो पुलिस अपनी तहकीकात आगे बढ़ाने के लिए पंधेर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगी। इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चला कि जिस दिन पायल गायब हुई थी उस दिन पंधेर नोएडा में था ही नहीं, क्योंकि उसके पिता की डेथ होने के कारण वो चंडीगढ़ में ही था। इंस्पेक्टर विनोद पांडे ने उससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि उन्हें पंधेर पर ही शक था। डर के मारे पंधेर ने अपना मुंह खोला और उसने बताया था कि पायल उस दिन उसकी कोठी में आई थी, क्योंकि वो एक कॉल गर्ल थी और पंधेर ने उसे वहाँ पे बुलवाया था। इसी से पुलिस को पता चला कि असल में पायल का पिता नंदालाल उसे 40,000 रुपए में बेचा करता था और पंधेर जब भी चंडीगढ़ से नोएडा आता था वो पायल को ही कोठी पर बुलाया करता था। लेकिन भले ही नंदालाल अपनी बेटी से गलत काम करवाता था, लेकिन उसे अपनी बेटी वापस चाहिए थी। एक दिन इंस्पेक्टर विनोद पांडे को कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि पायल का फोन किसी ने स्विच ऑफ किया है और असल में इससे पहले पायल का फोन 6 अलग अलग लोगों के पास था, जहां आखिरी आदमी से विनोद पांडे को वो फोन और सिम दोनों मिल जाते हैं और उसके सिम में लास्ट कॉल सुरेंद्र कोहली की थी, जो कि पंधेर का नौकर था। अब पुलिस सुरेंद्र कोहली को पकड़ती है और उससे पूछताछ करने लगती है। सुरेंद्र उन्हें बताता है कि वो फोन उसे उसके पड़ोस में रहने वाले एक ड्राइवर ने दिया, और जब पुलिस ड्राइवर से इस बारे में पूछती है तो सब कुछ वो सच बता देता है कि असल में सुरेंद्र ने ही उसे ऐसा कहने के लिए बोला था कि वो बताए कि उसे वो फोन कहीं गिरा हुआ मिला। इसे सुरेंद्र कोहली का झूठ पकड़ा जाता है और अब पुलिस बाकी पूछताछ करती है। फिर हमें विनोद पांडे बताते हैं कि सुरेंद्र कोहली से इंटरोगेशन करने के लिए टोटल 6 लोग बुलाए गए थे और एक एक करके उन सभी ने सुरेंद्र कोहली से पूछताछ की थी। और सुरेंद्र कोहली बहुत ही हार्ड क्रिमिनल था और वो किसी से भी नहीं डरता था और हमेशा झूठ ही बोलता था। इसकी वजह से पुलिस का पेशेंस खत्म हो गया और फिर उन्होंने सुरेंद्र को डराना चालू कर दिया। वो लोग उससे कहने लगे कि वो
यहाँ से बच के नहीं निकल सकता और उसे जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। उन्होंने उसे मारा पीटा भी, जिससे उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया और उसने पुलिस को बताया कि उसी ने पायल का मर्डर किया है। इंस्पेक्टर विनोद पांडे बताते हैं कि सुरेंद्र को इतना डराने के बाद भी वो वहाँ पे आराम से बैठा हुआ था, मानो कि उसके चेहरे पे कोई डर ही ना हो। सुरेंद्र ने पुलिस को एविडेंस के तौर पे बताया कि उसने पायल का पर्स और उसके कपड़े कोठी के पीछे वाले डंप में फेंक दिए हैं। वो पुलिस को यह भी बताता है कि उसने पायल को इसीलिए मारा क्योंकि वो हर बार पंधेर के बुलाने पे ही आती थी। एक दिन उसने भी उसे एक नई पार्टी का बहाना करके घर पे बुलाया था और पायल को कुछ पैसे देकर उसने उसे एंटरटेन करने के लिए कहा था, लेकिन पायल ने उसे इनकार कर दिया और उससे कहा कि वो उसके लिए ऐसे काम नहीं करेगी। इससे उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने पायल के ही स्कार्फ से उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। फिर उसने उसकी डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होने का सोचा, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। तब वो पायल की बॉडी को ऊपर बने बाथरूम में लेकर गया और वहाँ उसने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसे पायल का मांस बहुत ज्यादा पसंद आया, इसीलिए उसने पायल के हाथ और कंधे का हिस्सा काटा और किचन में ले जाके उसे पका के खाया भी। इंस्पेक्टर विनोद पांडे ये भी बताते हैं कि सुरेंद्र ने बाकी बच्चों के साथ भी यही किया था और जिन बच्चों को पुलिस जिंदा ढूंढ रही थी वो सब बच्चे मारे जा चुके थे, जिसमें से कुछ को सुरेंद्र पका कर खा भी गया था और बाकी बॉडी पार्ट्स को उसने पासी के नाले में फेंक दिए थे। सुरेंद्र ने पुलिस को यह भी बताया कि अब तक उसने जितने भी बच्चों को मारा है उनका सर काट के उसने डंपिंग यार्ड में गाड़ दिया, जहाँ पे उन्हें पायल का पर्स मिला था। फिर हमें उन बच्चों के स्कल्स की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सुरेंद्र एक इंसान नहीं था बल्कि वो दानव था, जिसने उन बच्चों को बेरहमी से मार के उनका मांस खाया था। ये खबर जब मीडिया में पहुंची तो सभी लोग हक्के बक्के हो गए। इससे सारे न्यूज वाले और उन मरे हुए बच्चों के माता पिता कोठी के बाहर इकट्ठे हो गए। उस भीड़ को देख के पुलिस को पूरी कोठी सील करनी पड़ी, क्योंकि जितने भी एविडेंस थे वो कोठी के अंदर और बाहर नाले में थे। लोगों में इस खबर से इतना गुस्सा था कि वो सुरेंद्र कोहली को मारना चाहते थे, इसीलिए उसने पुलिस को साइड कर दिया और भीड़ पंधेर के घर में घुस के तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। पंधेर ने कोहली का साथ दिया था, इसीलिए उन दोनों को अब कोर्ट में पेश किया गया। और उसके बाद हम पंधेर के बेटे और उसकी वाइफ से भी जान पाते हैं कि उन लोगों को पता भी नहीं था कि उनके घर में इतना कुछ हो रहा है और ये सब उन्हें बाकी लोगों की तरह न्यूज और मीडिया से पता लगा। आगे पंधेर का बेटा बताता है कि जब वो अपने पिता से मिलने जेल में गया था तो उसका पिता बार बार यही कह रहा था कि उसका इन सब में हाथ नहीं है। इधर पुलिस कोठी के बाहर नाले में जांच पड़ताल करती है और उन्हें उन मरे हुए बच्चों की हड्डियां वहां से बरामद होती हैं। अब केस सीबीआई के पास चला जाता है और वो लोग भी इस न्यूज से काफी शॉक्ड थे। उनको इस बात का शक था कि ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि इतने सारे बच्चे को सिर्फ एक आदमी नहीं मार सकता। फिर हमें सुरेंद्र कोहली का गाँव दिखाया जाता है, जो की उत्तराखंड का रहने वाला था। उसकी एक बेटी और एक बेटा था, जहाँ उसकी बेटी अपने पिता के लिए एक लेटर भी लिखती है और उसमें उससे पूछती है कि उसने ऐसा काम क्यों किया। उसके बाद कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आते हैं जो कि सुरेंद्र के बारे में कुछ बात बताते हैं। वो कहते हैं कि सुरेंद्र को इजैक्यूलेशन प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग में सिर्फ वही चीजें चलती रहती थी और जब वो पंधेर के घर से पहले कहीं काम करता था तो वहाँ भी कुछ इसी तरह के मौके ढूंढ रहा था और उस घर में चहल पहल का एनवायरनमेंट था, जिसकी वजह से उसे मौका नहीं मिला और उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया था। और जब वो पंधेर के घर में काम करने आया तो उसने देखा कि पंधेर हर बार कोठी पे लड़कियों को बुलाया करता है, तो उसके दिमाग में वापस से वही सारी चीजें आने लगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सुरेंद्र कोहली का नार्को टेस्ट भी करवाया ताकि वो जान सके कि उसने ऐसा क्यों किया और उसकी सोच कैसी है। दोस्तों, दरअसल सुरेंद्र ने पहले छोटी लड़कियों को पकड़ा और उसके बाद वो धीरे धीरे उम्र बढ़ाता गया, जिसका मतलब ये था कि वो सबके साथ एक्सपेरिमेंट करता था ताकि वो अपने अंदर के इंसान को शांत कर सके। यहाँ पे हम ये भी समझ पाते हैं कि इन सब में कहीं ना कहीं पंधेर की भी गलती थी कि उसने सुरेंद्र के सामने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया था जहाँ सुरेंद्र अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर सुरेंद्र की वाइफ आती है और वो बताती है कि जब सुरेंद्र कोहली उसके साथ रहता था तो वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा करता था और वो हमेशा उसके साथ ही रहता था। अब केस आगे बढ़ता है और सुरेंद्र कोहली और पंधेर को आगे ट्रायल के लिए भेजा जाता है, जहां हम विक्टिम्स के फैमिली के लॉयर और पंधेर के लॉयर को देखते हैं। पंधेर के बेटे का कहना था कि कोई भी लॉयर उनका केस नहीं लेना चाहता था क्योंकि सबने पंधेर को कातिल ही समझ लिया था। पर फिर पंधेर का बेटा देवराज सिंह के पास गया और उसने सारी फाइल्स और एविडेंस बताए, जिससे देवराज वकील को लगा कि शायद पंधेर इनोसेंट है और इसी वजह से उन्होंने उसका केस ले लिया। इस बात का कोर्ट के बाहर बाकी सारे लॉयर्स ने विरोध किया क्योंकि उन सबका मानना था कि पंधेर भी इस कत्ल में शामिल है। मारे गए बच्चों में से एक लड़की का नाम था रिम्पा, जिसके पापा बताते हैं कि जब पंधेर को फांसी होगी तभी उन लोगों के दिल में शांति होगी, क्योंकि उनके हिसाब से पंधेर बहुत ही बुरा काम किया करता था और उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए थी। विक्टिम का फैमिली लॉयर बताता है कि कोर्ट में पंधेर जब अपना कन्फेशन दे रहा था तब वहाँ सारे विक्टिम्स की फैमिली भी मौजूद थी और उनके सामने पंधेर ने कन्फेस किया कि उसने ही सारे बच्चों को सुरेंद्र
सुरेंदर के साथ मिलकर मारा है। ये सारी बातें न्यूज के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन डायरी से बाहर निकल गई, जिसमें लिखा हुआ था कि पहले पुंदेर ने उन बच्चों का मॉलेस्ट किया और फिर सुरेंदर के हवाले कर दिया ताकि सुरेंदर उनको मार के खा सके। पर दोस्तों अजीब बात ये थी कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट्स में ये सब शामिल ही नहीं किया था। आगे पुंदेर का बेटा ये बताता है कि उसके पिता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और पुलिस ने बस एक ब्लैंक पेपर उससे साइन करवाया था, जिसपे किसी तरह का कन्फेशन लिखा ही नहीं गया था। दोस्तों सीबीआई कहीं ना कहीं पुंदेर को बचा रही थी और उनका कहना था कि जब जब कोई बच्चा गायब हुआ था तब पुंदेर वहाँ पे मौजूद था ही नहीं। इसका प्रूफ पुंदेर के बेटे ने भी दिया, जिसमें उनके पास होटल के बिल्स, मोबाइल लोकेशन और बाकी के वीजा थे, जिनसे ये प्रूफ हो गया कि पुंदेर सच में बाहर था। विक्टिम्स की फैमिली के लॉयर का ये कहना था कि सीबीआई ने सिर्फ मोबाइल लोकेशन की वजह से ही डिसाइड कर लिया कि वो नोएडा में नहीं था, और ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका मोबाइल उसके पास हो ही ना और ये सब उसकी प्लानिंग हो। फिर पुंदेर का केस गाजियाबाद कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि पहले सिर्फ सुरेंदर को ही दोषी माना जा रहा था और पुंदेर को वो लोग रिहा करने वाले थे, लेकिन गाजियाबाद कोर्ट में वापस पुंदेर को एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन के बेसिस पर दोषी माना गया और उसके बेसिस पे उसे फांसी की सजा सुना दी गई। पुंदेर के बेटे ने तुरंत दूसरी पेनल्टी के लिए कोर्ट में अपील किया, क्योंकि वो किसी भी तरह अपने पिता को इनोसेंट प्रूव करना चाहता था। पुंदेर के वकील का भी यही कहना था कि अगर वो अपील करते रहे तो डेथ पेनल्टी भी आगे बढ़ती रहेगी और तब तक उन्हें टाइम मिलता रहेगा उस केस में एविडेंस ढूंढने का। उन्होंने एविडेंस ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से कोर्ट ने आखिर में उसे फांसी की सजा ही सुनाई। इस डिसीजन से विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स काफी खुश थे, क्योंकि उनके बच्चों के कातिल को अब फांसी की सजा मिलने वाली थी। पुंदेर के बेटे का कहना था कि जब उसने अपने पिता से बात करी तो वो पूरी तरह हार गए थे और उन्होंने उससे कहा था कि अब जो भी हो रहा है वो होने दिया जाए। फिर ज्योति के माता पिता आते हैं और वो बताते हैं कि जब वो पुंदेर की कोठी में गए थे तो पुंदेर उन्हें मिला था और उसने कहा था कि ज्योति यहाँ पे आई ही नहीं है। यही बात विक्टिम्स की फैमिली के लॉयर का भी कहना था कि अगर पुंदेर को पता ही नहीं था कि वहाँ पे क्या चल रहा है तो जब ज्योति के माता पिता वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे वो मौजूद कैसे था और उसने उन्हें मना कैसे किया कि ज्योति वहाँ पे नहीं है। फिर हमें सुरेंदर कोहली का बयान दिखाया जाता है, जहाँ वो कन्फेस कर रहा था कि ज्योति को उसने कपड़े लेने के लिए घर में बुलाया था और जब ज्योति कपड़े गिन रही थी तो उसने ज्योति की चुन्नी से उसका गला घोट के उसे मार डाला। फिर ज्योति की बॉडी को उसने कट्टे में डालकर बाथरूम में रख दिया और फिर वो बताता है कि उस दिन पुंदेर भी घर में ही था और उसे इस बारे में पता था या नहीं वो उसे कुछ नहीं पता। अब ज्योति के पिता अपने लॉयर से मिलते हैं, जहाँ वो बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस दिन ज्योति को सुरेंदर ने मारा हो उस दिन कोठी में पुंदेर मौजूद हो और उसे कुछ पता ही ना हो। दोस्तों यहाँ हम जान पाते हैं कि कुछ बच्चों की फैमिलीज को पैसे देकर चुप करा दिया गया था, पर 6 परिवार ऐसे थे जो कि अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहते थे। उसमें से 2 परिवार के केस की वजह से पुंदेर को फांसी की सजा सुनाई गई थी, पर बाकी केस में वो बचा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब्बू लाल अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे और खुद भी बहुत खुश रहने की कोशिश कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं उन्हें ज्योति के लिए इंसाफ चाहिए था। वो चाहते थे कि पुंदेर को उसके किए की सजा मिले। जहाँ वो ये भी बताते हैं कि पुलिस ने रात को कुछ लोगों को पुंदेर की कोठी में उतारा था और वहाँ से उन्हें 3 खोपड़ियां बरामद हुई और बहुत सारी हड्डियां भी मिली, लेकिन इससे कुछ दिन बाद पुंदेर को इलाहाबाद कोर्ट में इनोसेंट साबित कर दिया गया, जिससे वो जेल से भी छूट गया और उसे फांसी भी नहीं हुई। इसके बाद हम पुंदेर को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ था और वो उनके साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा था, पर कहीं ना कहीं अब भी वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया था, क्योंकि लोगों ने किसी वक्त उसे मॉन्स्टर समझा था जो कि बच्चों को खाता था। पर फिर भी पुंदेर का बेटा आज तक अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो फैमिली को संभाल सके। फिर मूवी के आखिरी में हमें राम और रावण की कहानी दिखाई जाती है। वहाँ दशहरा मनाया जा रहा था, जहाँ ज्योति का पिता बताता है कि वो लोग गरीब हैं और पुंदेर बहुत ही अमीर आदमी है, पर फिर भी जिस तरह रावण के इतने ताकतवर होने के बावजूद भी राम ने उसे हराया था और इसी तरह पुंदेर को भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये थी निठारी केस की सच्ची कहानी, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके मुताबिक पुंदेर को सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि इस दुनिया में कितना ईविल भरा पड़ा है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।